वेलकम टू रियल हिस्ट्री मिरर, सच्चा इतिहास, सच्चा दर्पण। तो नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी श्रोतागण का रियल हिस्ट्री मिरर चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज आप लोगों के सामने एक और चौंकाने वाला वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है धन के लालची ब्राह्मण, सगी बहन से रचाई शादी। और यह मैं चचनामा बुक से ही लिया हूँ। और चचनामा बुक में आप देखे होंगे कि चच किसी पराई स्त्री से संबंध करके, राजा की स्त्री से संबंध करके, और यहाँ का किस तरह का अगले वीडियो में बताए हैं, राजा का हत्या कर दिया, यहाँ के लोगों को कैसे बंदी बनाया और राज हड़प लिया। उसके बाद सिंध पर पूरा राज अपना स्थापित कर लिया। तो उसी के बेटे की कहानी है, छोटा बेटा का, इसलिए मैं उसका परिचय दे रहा हूँ, पीढ़ी का परिचय, कि भारत में जब चच आया तो उसका सेलज का पुत्र चच और चंदर था। चच यहाँ आया था और चंदर भी यहाँ राजा बना। उसके बाद चच का बड़ा लड़का दाहर सियाह था। छोटा लड़का दाहिर और एक लड़की थी बाई चच की। दूसरा छोटा दाहिर का एक जय सिंह लड़का और एक फोफी दाहिर था, उसकी कहानी बाद में होगा। तो ये चच का था। और चंदर के दो लड़के थे, एक दुराज और एक काका शाह। दुराज के बाद में देवराज हो गया, देवराज से एक बचहरा वत्सराज हुआ। तो चच के मृत्यु के बाद चच के भाई और सेलज के पुत्र चंद्र द्वारा आलोर का सिंहासन संभालना। चच की मृत्यु के बाद चच का भाई चंदर आलोर में सत्ता संभाला। शॉर्टकट में ही बताना चाह रहा हूँ। तब चंदर का राज्य सिर्फ 7 वर्षों तक, 8वें वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत चच का पुत्र दाहिर आलोर की राजगद्दी पर बैठा और चंदर का पुत्र दुराज या देवराज ब्राह्मणाबाद के गद्दी पर बैठा। दुराज देवराज का राज्य केवल 1 साल तक रहा। तत्काल चच का दूसरा पुत्र दाहर सियाह ब्राह्मणाबाद का शासक बना। उसकी सगी बहन बाई ने उसके संरक्षण में ही रहना स्वीकार किया। किसके? दाहिर सियाह के। दाहिर सियाह ने स्वयं आगाम की पुत्री और सरहंद की बहन से विवाह किया। तो दोस्तों, ये लोग जब भारत आए तो नौकरशाही में आए, नौकरी करने आए, तो ये कोई औरत फौरत नहीं लेके आए। इसीलिए इन लोग का डीएनए जो है, में महिलाओं का डीएनए बाहर का नहीं, विदेशी नहीं मिलता, सिर्फ ब्राह्मणों का ही मिलता है। और कुछ जो इनके साथ वहाँ लेके आए थे उनका मिलता है, बाद में बुलाए थे लड़ने के लिए। तो दाहर सियाह अपनी बहन बाई को विवाह के उद्देश्य से आलोर भेज देता है। उसका विचार था कि उसकी यौवन की ओर अग्रसर बहन के लिए बतिया के राजा उपयुक्त होंगे। ज्योतिषियों ने उसकी कुंडली को शुभ बताया था, जिस पर ब्राह्मणाबाद के दुर्ग में रहते हुए बाई युवा हो रही थी। मतलब पहले ही से ज्योतिषी अपना दिखा चुके थे। और एक राजा थे बतिया का, उनसे शादी विवाह सब तय था, चल रहा था, शुभ बताया था। जिस समय ब्राह्मणाबाद में दुर्ग में रहते हुए बाई युवा हो रही थी, उसकी सुंदरता की चर्चा होने लगी थी।
इससे प्रेरित होकर स्वयं बतिया मुल्तान के राजा सोहन ने, अब सोच लीजिए, मुल्तान में सोहन ने राजकुमारी बाई का हाथ मांगा था। दाहिर सियाह जो कि बाई का बड़ा भाई था ने बहन को उपहार स्वरूप 700 घोड़े और 500 ठाकुरों, ठाकुर समझते हैं ना जो इस जाट को चमचागिरी किए, अब ठाकुर राजपूत का नाम आने लगा जाट और लोहाना को, के साथ बतिया की ओर रवाना किया। बतिया का रास्ता अलौर से होकर जाता था, जहाँ पर बाई का दूसरा भाई दाहिर प्रशासक था। इसलिए दाहिर सियाह ने दाहिर को पत्र लिखा कि बाई को ससम्मान अपने यहाँ से फिर विदा कर दें। उसके बाद देखिए क्या घटना होती है। जब बाई अलौर जाती है और राजा दाहिर के पास, तो वह एक ज्योतिषी के पास जाता है। तो ये भी देख लीजिए वो ज्योतिषी क्या बोलता है। पूछा कि मेरे बारे में सितारे क्या बता रहे हैं। सारे शुभ नक्षत्र तुम्हारे उगते हुए सौभाग्य, ज्योतिषी बोल रहा है, सौभाग्य सूर्य को देख रहे हैं। सितारों का कोई भी चतुर्भुज ऐसा नहीं है जो दुर्भाग्य का घोतक हो। कोई भी सितारा गर्दिश में नहीं है। यह दुर्ग अलौर और राज्य तुम्हारे पास कई वर्षों तक रहेंगे। अगर तुम किसी यात्रा पर जाओगे तो यह तुम्हारे लिए शुभ होगा। तुम उस यात्रा से सुरक्षित और प्रसन्न होकर लौटोगे। राजा दाहिर ने पूछा, सितारे मेरी बहन बाई के बारे में क्या कहते हैं? तब ज्योतिषी ने जवाब दिया कि मेरी अपनी गणना के अनुसार वह अलौर के दुर्ग से कभी बाहर नहीं जाएगी। ज्योतिषी ने उसके बहन बाई के विषय में बता दिया कि मेरी गणना के अनुसार अलौर के दुर्ग से कभी बाहर नहीं जाएगी और उससे राजा के अतिरिक्त कोई और विवाह नहीं कर पाएगा। और उसका पति सारे हिंदुस्तान, तो वही लोग हिंदू मुस्लिम लोग नाम दिया है तो इसलिए मुसलमान सब था ना, तो हिंदुस्तान को ही हिंदुस्तान कहा गया, का राजा होगा। जब ज्योतिषी ने यह बातें दाहिर को बताई तो वह गहन चिंतन में डूब गया। वह अलौर के महल में वापस आया, जहां उसने सारी बातें अपने मंत्री बुद्धिमान को बताई। बुद्धिमान चच के समय भी प्रधानमंत्री था। तो राजा दाहिर ने अपने मंत्री से सलाह लिया, तो मंत्री ने उनको बताया कि जब अपने राज्य से च्युत राजा जब अपने राज्य से च्युत हो जाता है तो वह एक साधारण इंसान बन जाता है, और जैसा कि ज्योतिषी ने इशारा कर दिया है। हाँ, ज्योतिषी ने इशारा कर दिया, तुम अपनी सगी बहन से विवाह करो, सिंहासन पर उसके साथ बैठ जाओ। यदि तुम उसके साथ संसर्ग नहीं करोगे फिर भी वह तुम्हारी ब्याहता कहलाएगी, और इस तरह से राज्य भी तुम्हारे पास रहेगा। राजलोभ ने दाहिर की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, और मंत्री बुद्धिमान की मंत्रणा ने इस आग में घी का काम किया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि राजकुमारी बाई महल से बाहर कहीं नहीं जाएगी, और वह यानी दाहिर उसका पति इस राज्य को एक लंबे समय तक अपने पास रखेगा। ये मंत्री ने सलाह दी। उसके बाद राजा दाहिर अपने 500 सरदारों का मन टटोलता है। यह वह सरदार थे जिन पर उसको पूरा एतबार था, जिनकी शूरवीरता पर उसे गर्व था, और जो उसके आदेश को हर समय मानने के लिए तैयार रहते थे, और उसके शब्दों और कामों की सदा ही अनुशंसा करते थे। इन लोगों ने घोषित किया, हम लोग राजा के आदेश का हृदय से पालन करेंगे, इसमें
कोई शक नहीं कि राजाओं को राज्य से आनंद मिलता है। यह राज्य किसी और के पास चला जाए, चाहे वह राजा का भाई हो या कोई हो, राजा का हानि एक जैसी होती है। जब सारे सरदारों ने अनापत्ति प्रकट की और सहमति जताई तो दाहिर गया और अपनी सगी बहन के सर पर रुमाल रख दिया और उसको अंगूठी एवं आभूषणों से सुसज्जित किया जैसे वह उसकी पत्नी हो। उसके बाद उसने अपनी तलवार उसकी गोद में रख दी और उसके साथ वह सारी रस्में अदा की जो विवाह के दौरान होती है। अब देख लीजिए दोस्तों, दाहिर ने, एक ज्योतिषी ने लालच दिखाया है। और ये तो ज्योतिषी, इसीलिए ज्योतिषी पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि ज्योतिषी कुछ भी कर सकता है, झूठ साँच अपने स्वार्थ में बोल सकता है। तो एक बार फिर से कह दे रहा हूँ इसको कि जैसे वह उसकी पत्नी हो। उसके बाद उसने अपनी तलवार उसकी गोद में रख दी और उसके साथ वह सारी रस्में अदा की जो विवाह के दौरान होती है। मतलब ये भी नहीं कि कुछ जो मंत्री ऐसे बोला कि आप संबंध नहीं करेंगे, सब कुछ किया। तब उसने बहन के रुमाल के कोने और अपनी रुमाल के कोने से जोड़ा और उसे सिंहासन पर अपने साथ में बिठाया। उसके बाद राज छत्र फहराया गया। तब देखिए एक अपने दाहिर से या बड़े भाई को एक पत्र में क्या जवाब दे रहा है। इस कुकृत्य की जल्द ही पूरे क्षेत्र में प्रकट हो जाती है। दाहिर एवं क्षमापूर्ण पत्र अपने भाई दाहिर सियारत को लिखता है। इस पत्र में दाहिर अल्पकालीन भाषा का प्रयोग करता है। इस पत्र में वह बहन बाई की कुंडली का चर्चा करता है और कहता है कि दिव्य ज्योतिषियों ने अपने विज्ञान के द्वारा यह बताया कि इस राजकुमारी का पति अलोर की गद्दी पर बैठेगा तथा उसी के पास संपूर्ण साम्राज्य की कुंजी होगी। इस असुविधाजनक की स्थिति का समाधान निकालने के लिए मैंने राजकीय परंपरा एवं नैतिक मूल्यों के विपरीत यह मर्यादा भंग करने वाला काम किया। मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि यह कार्य मुझसे हुआ। यह कार्य मैंने इच्छा से नहीं वरन परिस्थितिवश किया। जब दाहिर सियार को यह पत्र प्राप्त हुआ तो उसने इसका उत्तर कुछ इस प्रकार दिया, जो कुछ भी तुमने किया वह अत्यंत निष्ठापूर्ण और निंदनीय है। तुमने इसे अपनी इच्छा से किया या परिस्थिति बस, दोनों ही स्थितियों में तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। तुमने यह अवैध और घृणित कार्य इसे सुकृत समझकर जिससे तुम सांसारिक माया और शक्ति का हासिल हो जाए, या यह कदम शैतान के बहकावे में किया। अभी तुम्हें यह करना होगा कि तुम तुरंत इस मार्ग से वापस आ जाओ जिससे पाप से मुक्त हो जाओ। तो राजा दाहिर जाता नहीं है, लेकिन फिर उनका पत्र से ही जवाब देता है। इस पत्र में दाहिर अपने भाई के लिए सम्मान और विनय का दिखावा करता है, परंतु बाई के बारे में कुछ इस प्रकार कहता है। अब देखिए, ब्राह्मणों की इतना बातों में झूठाई और घुमाव है, कोई भी चीज़ कह देते हैं। हालांकि बाई हमारे लिए रक्त से है, परंतु
उसकी माँ एक जाट की पुत्री है, मतलब कि राजा साहसी की पत्नी थी, चच की औरत उसी को रखा था। तो ये बता रहा है कि परंतु उसकी माँ एक जाट की पुत्री है और जाट लोग आप संपत्ति लूटपाट और उदंड व्यवहार के लिए कुख्यात हैं। आप स्वयं इसका अनुभव कर सकेंगे जब आपको उनके वास्तविक चरित्र का पता चलेगा कि वे जाट विश्वास के योग्य नहीं है, वे प्रामाणिक और स्वामी भक्त नहीं है। तो यह कहावत है कि जो कोई भी भेड़ का पैर पकड़ लेता है उसे दूध नहीं मिलता, लेकिन जो कोई जाट का हाथ पकड़ता है वह मुंह के बल गिर जाता है। तो दोस्तों, इस तरह का घुमावदार जवाब देकर अपने भाई को, धन का लालची आदमी, और किस तरह उसका भाई खुद खिलाफ था। और देखिए यहाँ पर कितना बड़ा जो इसकी माँ लगेगी, माने चच की औरत, चच की ही 3 भाई बहन थे। चच का बड़ा लड़का दाहड़ सिया, छोटा लड़का दाहिर और बहन बाई। एक ही माँ के हैं, लेकिन फिर संतान है, लेकिन कैसे उनको अपनी माँ को कैसे उदंड और किस तरह का व्यवहार दिखाता है। इसीलिए आप देखेंगे धार्मिक ग्रंथों में कोई भी नारियों का सम्मान नहीं दिया गया है, और नारियों के लिए तो बहुत चीज़ कहा गया है। जैसे एक रामायण में, रामचरितमानस में है कि शूद्र गवार ढोल पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो जो पत्नी उसके साथ, जो स्त्री उनके साथ रहती है, उनके पर भी ये कुठाराघात, कोई लाछन, कोई चीज़ भी लगाकर उसको बदनाम कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और इसीलिए देख लीजिए आप, एक डीएनए रिपोर्ट के अनुसार ब्राह्मण की महिला जो है उसका भी भारतीय से डीएनए मिला, विदेशी नहीं मिला। इसलिए यहीं से साबित हो गया कि ब्राह्मण कहीं 3500 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले नहीं आए थे। चच ही पहला ब्राह्मण है जो भारत में एक नौकरी के बहाने नौकरी करने आया, जो कि राजा की स्त्री को के साथ, और यहाँ रानी को फंसा कर राजा को हत्या कर और उनके सारे राज्य सत्ता पर हासिल कर लिया। तो दोस्तों, आप इस कहानी से आप मिला लिए होंगे कि यह जो है ब्राह्मण शब्द यहीं से चुराया, और क्योंकि पहले बौद्ध ग्रंथों में बमड़, इसका पुरातात्विक सबूत भी मिल चुका है। पाली भाषा में बमड़ लिखा था बमहन, और बाद में देवनागरी लिपि में ब्राह्मण शब्द हुआ, जिसको ये लोग चुराया। और ब्राह्मण शब्द आज भी ये लोग चुरा कर सबसे ऊंच बना हुआ है, जबकि बमहन शब्द जो है बुद्धिस्टों में भिक्षु होते थे, भिक्षुओं को ही बमहन कहा जाता था। और देख लीजिए, एक चीज़ और मैं आप लोग सामने एक खुलासा कर दे रहा हूँ। ऐसे आप लोग भी देखे हैं कि इनका नाम में चच, इनके पिता का भी नाम सेलज है, चंदर, दुराज, ये सब नाम में भी कोई पांडे, तिवारी, चौबे, छब्बे, पाठक, मिश्रा, चाहे कपूर, जो भी चीज़ है, ये सब कहीं कुछ टाइटल नहीं है। ये लोग जो है 19वीं 20वीं सदी में अपना ये टाइटल रखे हैं जाति पहचान के लिए। तो दोस्तों, इसी वीडियो के साथ मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। वेलकम टू रियल हिस्ट्री मिरर, सच्चा इतिहास, सच्चा दर्पण।